हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इकोनॉमिक्स की ये क्लास है और आज की क्लास में आप बजट के बारे में पढ़ोगे, राजकोषीय घाटा और जितने भी आपके प्राथमिक घाटा जो कि इकोनॉमिक्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे पजल रहते हैं कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए। तो आज की क्लास में आपके वो सारे क्वेश्चंस ईजिली कवरअप होने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो केयरफुल होके देखना। और भाई पहले ही आप वीडियोस को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अपने एजुकेशन ग्रुप में सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि और बच्चे भी इसको देख सकें। तो देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर रहेगा आज राजकोषीय। बात करें जो आपका बजट है, ये बजट की बात चल रही है, बजट ठीक है, बजट की राजकोषीय आपका चैप्टर है, इसमें बजट की बात कर रहे हैं हम। जो बजट है वो क्यों पेश करते हैं हम बजट। हमारी जो गवर्नमेंट होती है एक साल में क्या वो योजनाएं लाएंगी, किस योजना पे कौन सा खर्च होगा, आने वाले साल में क्या होगा और पिछले में हमने क्या क्या किया, तो ये सारी चीज़ें आपकी बजट में होती हैं। ठीक है, यह सरकार का बजट क्या होता है, गवर्नमेंट का या सरकार का अनुमानित व्यय यानी उसका खर्च, व्यय और आय होता है, आय का विवरण होता है बजट में। सरकार के खर्च और सरकार को कितना कमाई हुई है या हमारे देश में कितना पैसा आया राज्य सरकार के पास, देश के सरकार के पास, तो ये चीज़ आती है आपकी बजट में। बजट जो है तैयार कौन करता है, वित्त मंत्रालय। तैयार कौन करता है भाई, वित्त मंत्रालय। अगर बात करें पेश कौन करता है, संसद में कौन पेश करता है बजट, आपका वित्त मंत्री। कौन पेश करते हैं, वित्त मंत्री। जो उस वक्त वित्त मंत्री होगा वही आपका बजट पेश करेगा। दोनों सदनों में पेश करने हेतु देखो क्वेश्चंस दोनों अलग अलग है। आपका पेश कौन करता है भाई, प्रस्तुत कौन करता है, बात करें बजट को तो वित्त मंत्री। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि दोनों सदनों में, जो आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन है, ठीक है, दोनों सदनों में बजट को पेश करने हेतु कौन उत्तरदायी है, दोनों क्वेश्चन अलग है। दोनों सदनों में बात हो, दोनों सदनों में बजट को पेश करने हेतु कौन उत्तरदायी है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की जिम्मेवारी है ये कि वो दोनों सदनों में बजट को पेश करवाए। ठीक है, करता कौन है, वित्त मंत्री। पेश कौन करता है, वित्त मंत्री। बट दोनों सदनों में बजट को पेश करने के लिए कौन उत्तरदायी है, राष्ट्रपति। क्लियर है ना। ये दो क्वेश्चन आपके मेन बनते हैं, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बजट को कौन पेश करता है संसद में, बजट को वित्त मंत्री पेश करता है। कौन तैयार करता है, तो वित्त मंत्रालय तैयार करता है। और इसमें क्या होता है, बजट में सरकार की अनुमानित आय और व्यय होती है कि हम इतना खर्चा करेंगे और ये कमाई यहाँ से आने, फिर उसमें ये योजना बनाएंगे, इसमें रेलवे में इतना लगाएंगे, सुरक्षा पर इतना लगाएंगे, ये सारी चीज़ें आपकी बजट में होती हैं। आर्टिकल 112 में बजट का विवरण दिया गया है। इसमें होता क्या क्या है बजट में। बजट में अगर बात करें, बजट में क्या क्या होता है, आने वाले वर्ष का अनुमान। नंबर 1, आने वाले वर्ष का अनुमान यानी फ्यूचर का। ठीक है भाई, आने वाले वर्ष का अनुमान। नंबर 2, वर्तमान वर्ष का अनुमान। अनुमान किसका, आय और व्यय का, दोनों का ही, आय और व्यय का। उसके अलावा और क्या होता है इसमें, पिछले वर्ष का भी, पिछले वर्ष का आय और व्यय का विवरण कि हमने पिछले वर्ष कहाँ पर कितना पैसा लगाया, कौन सी योजनाएं बनाई, किस योजना में कितना पैसा लगा।
ठीक है, ये हुआ वो हुआ, तो ये पिछले वर्ष का। वर्तमान में हम क्या क्या कर रहे हैं उन सब चीज़ों का आपका पूरा डीपली डिस्कशन होता है। आने वाले वर्ष में हम क्या क्या लाएंगे, क्या क्या योजना होगी, इंडिया में क्या क्या होगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बजट में पेश की जाती हैं। बजट सत्र अगर ये कहे कौन सा सत्र सबसे लंबा होता है, बजट सत्र आपका सबसे लंबा होता है। बजट जो सत्र होता है वो सबसे लंबा होता है, याद रखना ये सबसे लंबा सत्र होता है, ठीक है, संसद का। उसके अलावा पहला बजट था भाई, वो किसके द्वारा पेश किया गया था? क्वेश्चन अच्छा है, हिस्ट्री का है। पहला बजट विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? विल्सन के द्वारा। पहला बजट विल्सन के द्वारा पेश किया गया था 1860 में। पहला बजट किसने पेश किया? विल्सन ने 1860 में, ठीक है। उस समय जो वायसराय थे हमारे भारत में, कौन थे वायसराय थे? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, वायसराय कैनिंग थे। पेश यानी वित्त मंत्री करता है ना, तो ये समझ लो वित्त मंत्री था उस टाइम का विल्सन, वित्त मंत्री। या पहला बजट किसने पेश किया? विल्सन ने पेश किया था 1860 में। ये इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ा बजट के बारे में था। अब हम आगे पढ़ते हैं। एक दो नाम और आते हैं भाई आपके इसमें बजट में। एक तो होता है लेखा अनुदान और एक होता है अंतरिम बजट। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, लेखा अनुदान और अंतरिम बजट, यानी अंतिम बजट, अंतरिम बजट। लेखा अनुदान, अंतरिम बजट। अगर आर्टिकल की बात करें तो जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 116, आर्टिकल जो 116 है उसमें लेखा अनुदान के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। और जो अंतरिम बजट है हर 5वें वर्ष का होता है ये अंतरिम बजट। सबसे पहले हम लेखा अनुदान पढ़ेंगे भाई कि लेखा अनुदान होता क्या है। आपका हर साल पेश होता है, ये हर साल पेश किया जाता है बजट के साथ लेखा अनुदान। यह एक तरफ से क्या होता है आपका, ये लगा लो शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म का, यानी जो बजट है काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, बट अगर उसकी शॉर्ट फॉर्म कह लो या शॉर्ट रूप से अगर उसको कहना हो तो लेखा अनुदान है वो, ठीक है। यानी बजट का छोटा रूप कह लो आप, बजट का छोटा रूप होता है लेखा अनुदान, ठीक है। इसमें सरकार ने जो बजट बनाया होता है ना, गवर्नमेंट हर साल बजट बनाती है जो आपका फरवरी के महीने में पेश भी किया जाता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट बनाया होता है उसका जो पैसा होता है वो फरवरी तक ख़त्म हो गया होता है, ठीक है, क्योंकि फरवरी पर आपका अगला बजट आ जाता है ना, तो फरवरी तक ख़त्म हो गया होता है। और या फिर जो भी पैसा बचा है योजनाओं में लगाने के बाद बच भी जाता है या फिर ख़त्म भी हो जाता है, तो जो बच गया है वो इस समय में आपका क्या हो जाएगा, सरकार के द्वारा खर्च होगा, वो लेखा अनुदान में होगा, ठीक है। तो अगर फरवरी के बाद जो पैसा बच जाता है, सरकार ने जो पैसा खर्च किया उसमें से बच गया, वो पैसा आपका लेखा अनुदान में फिर शामिल हो जाता है। आमतौर पर जो लेखा अनुदान होता है ये फरवरी से अप्रैल के बीच होता है। कब होता है? फरवरी से अप्रैल के बीच। तो क्या होता है लेखा अनुदान आपका, ये लगा लो बजट का छोटा रूप होता है, बजट की शॉर्ट फॉर्म होती है, बजट का छोटा रूप या शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। या तो फरवरी तक आपके बजट चलता है, नेक्स्ट बजट आ जाता है आपका फरवरी में। फरवरी तक कई बार क्या होता है पैसा ख़त्म हो जाता है, तो ठीक है। अगर पैसा ख़त्म नहीं हुआ, बचा हुआ है, तो वो पैसा आपका फिर अब फरवरी से लेकर अप्रैल तक यूज़ होगा और उसे क्या कहेंगे, लेखा अनुदान है। ये सामान्यतः 2 महीने तक होती है इसकी अवधि। अगर इसकी अवधि की बात करें लेखा अनुदान की तो 2 महीने यानी 2 महीने तक होती है, फरवरी मार्च तक। उसके मैक्सिमम अगर पूछे तो 6 महीने तक होती है, यानी आप पैसे को 6 महीने तक यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट। तो आपकी मिनिमम जो अवधि होती है वैसे 2 महीने होती है, मैक्सिमम 6 महीने तक की अवधि होती है लेखा अनुदान में। नेक्स्ट हमारा आता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट क्या होता है, सिर्फ चुनावी जो वर्ष होता है जिसमें आपके इलेक्शन होने होते हैं, चुनावी जो दिन होते हैं, चुनाव में सरकार के 5वें वर्ष का बजट। देखो भाई हर 5 साल के बाद हमारे यहाँ गवर्नमेंट बनती है, पीएम चुने जाते हैं, ठीक है। तो जो चुनावी वर्ष होता है अंतरिम बजट किसे कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना ये मोदी सरकार जी का, इस सरकार का अंतरिम बजट है,
ठीक है। जब मोदी सरकार जी अब दोबारा चुने गए हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री, जब वो पहले उन्होंने 5 साल कंप्लीट कर लिए थे, तो जो लास्ट ईयर आया था उनका अंतरिम बजट था वो। तो जब एक सरकार है, एक सरकार के पाँचवें वर्ष में जो बजट पेश होता है उसे बोलते हैं उस सरकार का अंतरिम बजट, कि भाई लास्ट बजट है इस सरकार का। दोबारा बन जाती है तो अलग बात है, ठीक है। तो एक सरकार ख़त्म हो जाती है 5वें वर्ष, फिर इलेक्शन होते हैं, फिर आप दोबारा सरकार बनाते हो। तो एक सरकार के 5वें वर्ष में जो बजट है, ठीक है, जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो होता है उस सरकार का अंतरिम बजट। इसमें सरकार क्या करती है, इसमें सरकार है ना ऐसी ऐसी योजनाएं लाती है बढ़िया बढ़िया, ताकि जो जनता है फिर दोबारा उन्हें चुने और फिर दोबारा से उन्हें सरकार बनाए उनकी। तो इसीलिए इसमें क्या होगा भाई, इसमें सरकार लुभावनी घोषणाएं नहीं की जा सकती ताकि चुनाव प्रभावित ना हो। बाकी जो सब क्रियाएं हैं, बढ़िया योजनाएं लाई जाती हैं, बड़े लेवल की योजनाएं होती हैं इसमें जो सब क्रियाएं हैं आपकी सामान्य बजट होता है। ये लगा लो, कुछ नहीं होता है, ये सामान्य बजट जैसा ही होता है, सामान्य बजट जैसा ही होता है। ये कैसा होता है, सामान्य बजट जैसे आपका नॉर्मल बजट है ऐसा ही होता है ये सामान्य बजट जैसा। लेखा अनुदान, अगर बात करें जो लेखा अनुदान है वो अंतरिम बजट का ही भाग है। जो लेखा अनुदान है ये आपका इसी का ही एक पार्ट है, अंतरिम बजट का ही एक भाग है, ठीक है। लेखा अनुदान अंतरिम बजट का ही एक भाग है, समझ गए ना। अंतरिम बजट, एक गवर्नमेंट खत्म होने जा रही है, उसका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, इलेक्शन आने हैं, तब वो जो गवर्नमेंट बजट पेश करेगी वो होगा उसका अंतरिम बजट। लेखा अनुदान क्या भाई, जब आपका बजट की समय अवधि खत्म हो जाती है, फिर पैसा बच जाए गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट को चुनाव होने हैं, वही सिस्टम होता है इसमें भी, चुनाव होने हैं, अगली गवर्नमेंट क्या पता कौन सी आए, तो उस गवर्नमेंट के पास 2 महीने होते हैं उन पैसे को लगाने के लिए योजनाओं में, और अधिकतम 6 महीने होते हैं। ये इलेक्शन पर निर्भर करता है कि इलेक्शन कौन से मंथ में है, कौन से मंथ में है और कब होंगे। आगे बात करें सरकार की जो आय और व्यय, जो सरकार को पैसा मिलता है या फिर जो सरकार खर्चा करती है, उसकी 3 समितियां आती हैं, 3 समितियां आती हैं। जो सरकार की आय और व्यय, जो गवर्नमेंट है उसकी जो गवर्नमेंट को जो आय प्राप्त होती है, चाहे वो खर्चा करती है, उसका जो प्रबंधन है या लगा लो उसकी जो सेटलमेंट है, आय और व्यय का प्रबंधन है, वो आपकी 3 खातों के माध्यम से होता है। यानी गवर्नमेंट के पास 3 खाते होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है भाई आपका संचित निधि, इसका नाम भी सुना होगा, संचित निधि। एक होता है लोक लेखा निधि, और तीसरी होती है आकस्मिक निधि, ठीक है। ये 3 होती है, संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि। संचित निधि में क्या होगा, एक तरह से तिजोरी होती है ये, ठीक है, एक तरह से तिजोरी होती है सरकार की, लगा लो, सरकार खर्च करती है इसमें। संपूर्ण जो हमारी राजस्व प्राप्तियां, यानी जो राज्य को जो पैसा मिल रहा है, जो हमारी प्राप्तियां हैं, जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, वो सारा का सारा होता है इसमें संचित निधि में। उसके अलावा बात करें जो ऋण लिया है, किसी से उधार लिया है, किसी अन्य कंट्री से या RBI से ऋण लिया, तो वो सारा भी यहीं पे होता है संचित निधि में। जो दिए गए ऋण से, या फिर हमने किसी और कंट्री को जो पैसा दिया है, ठीक है, या फिर किसी और को जो ऋण दिया है, पैसा दिया है ब्याज पर, तो वो सारा भी आपका संचित निधि में होता है। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, संचित निधि। आर्टिकल की बात करें आपका 266, आर्टिकल 266 266 के 1 में संचित निधि का विवरण है। संचित निधि, इसमें कहाँ कहाँ से पैसा आता है, एक तो जो राजस्व प्राप्तियां, यानी जो प्राप्तियां हमें हो रही हैं, ठीक है, राजस्व प्राप्तियां जो अभी आगे पढ़ेंगे, राजस्व प्राप्ति से जो धन मिलता है गवर्नमेंट को, वो सारा संचित निधि में होता है। दूसरा, ऋण लिया हुआ हो, ठीक है, ऋण लिया यानी हमने कहीं से पैसा लिया, तो वो पैसा भी आपका संचित निधि में होता है। तीसरा, किसी अन्य सरकार को, अन्य देश को ऋण दिया हो, तो उसका जो इंटरेस्ट आता है, जो ब्याज आता है, तो वो भी आपका संचित निधि में होता है। अब संचित निधि से पैसा निकालने के लिए गवर्नमेंट
सीधा सीधा कोई भी सरकार सीधा सीधा इस संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकती। किसी भी गवर्नमेंट को किसी योजना में पैसा लगाना है, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, तो उसके लिए उसे संसद की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। संसद यानी राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, संसद तब इन तीनों से बनती है ना। तो संसद की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। किसे? गवर्नमेंट को, सरकार को अपना प्रोजेक्ट दिखाना होगा, अपना वर्क दिखाना होगा, बताना होगा कौन सा पैसा कहाँ खर्च होगा, उसके बाद ही उसे पैसा मिलेगा और उस पर निगरानी भी रखी जाएगी कि भाई ये पैसा सही जगह पर यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, तो ये थी आपकी संचित निधि। तो इसके लिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इसका फेवरेट वो यही है कि संचित निधि में से पैसा निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो संसद की अनुमति लेना अनिवार्य होता है संचित निधि में से पैसा निकालने के लिए। अब नेक्स्ट आता है, यही जो आपका सिस्टम है सारा का सारा, ये राज्यों में भी, भारत के जो राज्य हैं, भारत के राज्यों में भी लागू है। ये संचित निधि वाला सिस्टम भारत के राज्यों में भी लागू है। अब इसमें पैसा तो डाल दिया, पर इस पैसे का यूज कहाँ होता है? यानी संचित निधि के जो पैसा है या जो ये आपकी तिजोरी है, इसका यूज कहाँ होता है? भाई पैसा ऐसा तो नहीं है कि पैसा इसके अंदर डालते रहो, कुछ यूज भी तो होगा। तो भाई आपके जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हो गए, सरकारी कर्मचारी एवरी पोस्ट के, बड़ी बड़ी पोस्टों के लगा लो, चाहे छोटी छोटी पोस्टों के लगा लो, आपके सर जैसे राष्ट्रपति, ये तो बड़ी पोस्ट हो गई ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, ये जितने बड़े बड़ी पोस्टों के लगा लो, चाहे छोटी छोटी पोस्टों के, IAS IPS सब कुछ। ठीक है, तो आपके ये जितने भी होते हैं सरकारी कर्मचारी, कैग वगैरह के, कैग भी होता है आपका, कैग, तो ये जितने भी कर्मचारी होते हैं, इनकी जो तनख्वाह है, इनकी जो सैलरी है, वो संचित निधि में से ही दी जाती है। ठीक है, तो सभी सरकारी कर्मचारियां जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल, कैग के अधिकारी हो गए, IPS IAS, तो इनके जो वेतन हैं या इनकी सैलरीज हैं, इनके जो भत्ते हैं, वो संचित निधि में से ही दिए जाते हैं। तो पैसा निकला ना। और उसके अलावा अगर राज्य है, राज्य को टैक्स, राज्य जब टैक्स चुकाती है एक सेंट्रल को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो अगर राज्यों को कर और शुल्क में से उसका अंश देने के बाद, यानी राज्यों के पास जो भी पैसा बचता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास जो पैसा बचता है, तो फिर वो कहाँ डाला जाता है? संचित निधि में। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो यानी राज्यों के पास जो भी पैसा डाला जाता है वो कहाँ होता है? संचित निधि में। तो संचित निधि में याद रखना आपके वेतन, सैलरीज दी जाती हैं। उसके अलावा अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास टैक्स वगैरह चुकाने के बाद जो भी पैसा बच जाता है सारी योजनाओं में लगाने के बाद, तो वो सारा पैसा संचित निधि में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा लोक लेखा समिति। ये थी संचित निधि 266 के 1 पार्ट में इसका विवरण है। नेक्स्ट आती है लोक लेखा समिति। बात करें 266 का 2 पार्ट, ठीक है, आर्टिकल 266 के दूसरे भाग में लोक लेखा समिति का विवरण दिया गया है। इस समिति में आपके ना फंड आते हैं, जो फंड होते हैं जैसे विनिवेश फंड, सारे के सारे फंड आएंगे। इसमें भी काफ़ी पैसा जमा होता है। और एक तरह का ये क्या होती है, लोक लेखा समिति बैंक होती है। किसका बैंक? सरकार का बैंक होती है ये। ठीक है, सरकार का बैंक होती है। इसमें से पैसा निकालने के लिए है ना, सरकार को किसी संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, सीधा पैसा निकाल लेती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा पैसा निकालती है। ठीक है, किसी की भी उसको परमिशन लेने की नीड नहीं होती। याद रखना, लोक लेखा समिति में से पैसा निकालवाने की नीड नहीं होती। कौन कौन से फंड आते हैं? जैसे आपका विनिवेश फंड हो गया, मनरेगा फंड हो गया, मनरेगा फंड, ठीक है, जैसे आपका NDRF फंड हो गया, और जैसे नेक्स्ट वो प्रोविडेंट फंड हो गया। आई थिंक आपके सारे फंड के फंड आएंगे इसमें लोक लेखा समिति में। और इसमें बस इतना ही याद रखना आपको कि इस समिति से सरकार को पैसा निकालने के लिए संसद की जो परमिशन है वो नहीं लेनी पड़ती। नेक्स्ट आती है हमारी आकस्मिक समिति। संचित निधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाई। ये है हमारी लास्ट आकस्मिक निधि।
अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो 267 आर्टिकल 267 में इसका विवरण है भारत के संविधान में। ठीक है, आर्टिकल 267 ये क्या है, आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए जो हमारा खर्चा है, अचानक आए हुए खर्चे को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, तो सेंट्रल में तो हमारा राष्ट्रपति और स्टेट में हमारे राज्यपाल, ये क्या करते हैं, ये अनुमति से, ठीक है, केंद्र और राज्य इनकी अनुमति से इसमें से पैसा निकाला जाता है। जैसे मान लो आपके यहाँ एकदम से भूकंप आ गया, लाखों लोग मर गए, काफ़ी नुकसान हो गया, तो उसकी भरपाई के लिए इसमें से पैसा निकाला जा सकता है। बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, तो सब कुछ डूब गया, लोगों को बचाना, उनको खाना भिजवाना है, तो ये सारी जो सुरक्षा सेवाएं हैं तो सब पर एकदम से, आकस्मिक यानी एकदम से, ठीक है, तो इसमें से जो पैसा निकाला जाता है वो आपका जो आकस्मिक व्यय होता है, जो अचानक से आया हुआ खर्चा है, उसको पूरा करने के लिए इसमें से पैसा निकाला जाता है। आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए, आकस्मिक व्यय को यानी खर्चे को पूरा करने के लिए जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति यानी केंद्र, सेंटर में हो गया, राज्यपाल, राज्यपाल यानी आपका राज्य में, ठीक है, तो जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल हैं, ये अनुमति से ही आकस्मिक निधि में से पैसा निकालते हैं, ठीक है, उस अचानक आए हुए खर्चे को पूरा करने के लिए, ठीक, और संसद से, और बाद में फिर संसद से संसद से अनुमति लेते हैं, और बाद में संसद द्वारा उसको मान्य कर देने पर, यानी संसद की मंजूरी मिलने के बाद, संसद की मंजूरी मिलने के बाद इसमें से पैसा निकाल लिया जाता है, ठीक है, और इसमें पुण्य, बाद में इसमें पुण्य डाल भी दिया जाता है। तो ये है भाई, जैसे हम अपने घर में सेविंग करते हैं ना कि भाई कुछ हारी है, कुछ बीमारी है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए या कुछ ऐसे टाइम के लिए हम थोड़ा सा पैसा अलग से सेव करके रखते हैं, तो ये वही चीज़ लगा लो गवर्नमेंट की, हमारे देश में कोई संकट आ जाए, बड़ा संकट, तो उसके लिए ये निधि बनाई गई है, ताकि उस संकट से बचने के लिए तब हमारे पास पैसा हो, हमें हाथ ना फैलाने पड़े। इसमें जमा राशि का जो खर्चा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? स्थापित प्रक्रिया, यानी पूरा प्रोसेस होता है, स्थापित प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, इसमें से खर्चा अगर करना हो तो, ठीक है। संसद की अनुमति और स्वीकृति के बिना इसमें से धन नहीं निकाला जा सकता, वही है आपका संचित निधि वाला मामला। संसद की अनुमति लेनी होगी, संसद की अनुमति के बिना, संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद की अनुमति के बिना इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। अगर संसद की अनुमति नहीं होगी तो फिर हम इस पैसे को गवर्नमेंट यूज नहीं कर सकती, ठीक है, सरकार यूज नहीं कर सकती। विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति इसमें से धन निकाल सकता है, बट अगर बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी है इंडिया में या भारत में तो कुछ विशेष परिस्थिति में जो राष्ट्रपति है वो पैसा निकाल सकता है, क्योंकि संसद का एक पार्ट राष्ट्रपति भी होता है, तो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति इसमें से पैसा निकाल सकता है। समझ गए ना? तो ये थी आपकी 3 निधियाँ, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें बजट। अब हम अपना बजट पढ़ेंगे। ये निधियाँ आपकी हो चुकी हैं, राजकोषीय घाटा, आय व्यय का प्रबंध, सब कुछ पढ़ेंगे। बजट की बात करें, जो मैंने बताया था, सबसे पहले बजट आपका विल्सन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है, विल्सन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। उसके भारत में अगर बजट सिस्टम की बात करें तो भारत में जो बजट है आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है राजस्व बजट, एक होता है राजस्व बजट, राजस्व बजट, एक होता है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट इसमें 2 प्रकार से होता है। ये राजस्व बजट आपका 2 टाइप से होता है। तो सबसे पहले राजस्व प्राप्ति, राजस्व बजट आपका 2 टाइप का होता है आगे जाके। सबसे पहले राजस्व प्राप्ति के बारे में पढ़ें तो जो राजस्व प्राप्ति है इसमें आपका आता है एक कर राजस्व। कर राजस्व यानी सीधा सीधा में जो टैक्स से जो पैसा मिलता है सरकार को, वो है कर राजस्व। दूसरा होता है गैर कर राजस्व। आपके कर राजस्व में आपके प्रत्यक्ष कर यानी जो कि आपके डायरेक्ट टैक्स होते हैं, और अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, ये दोनों ही इंक्लूड होते हैं, कर और अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष टैक्स। तो ये दोनों ही आपके
इंक्लूड होते हैं कर राजस्व में। नेक्स्ट आते हैं गैर कर राजस्व, यानी जो पैसा टैक्स से नहीं अन्य गतिविधियों से सरकार को प्राप्त होता है, गवर्नमेंट को प्राप्त होता है। थर्ड आता है शुल्क से या जुर्माने से, जुर्माना लगा, जैसे पीछे हुआ था जो ये आपके बहुत सारे रूल आ गए थे परिवहन से रिलेटेड, यानी हेलमेट लगा के रखना है, आरसीसी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आई थी। तो उस वक्त काफ़ी शुल्क आया था, काफ़ी जुर्माना से पैसा आया था गवर्नमेंट के पास। तो ये वाली चीज़ें, उसके अलावा नीलामी से प्राप्त आय, जो गवर्नमेंट कोई जगह है उसकी नीलामी हुई, उससे जो गवर्नमेंट को जो पैसा प्राप्त होगा वो, तो ये सारी की सारी क्या है, यानी हमें पैसा प्राप्त हो रहा है गवर्नमेंट को इनसे, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, राजस्व प्राप्तियाँ। नेक्स्ट राजस्व व्यय, यानी गवर्नमेंट खर्चा कहाँ कहाँ करती है, हमें गवर्नमेंट को मिल तो गया, ठीक है, अब खर्चा कहाँ कहाँ होगा, ब्याज में, या गवर्नमेंट ने कोई पैसा लिया है उसका ब्याज देने में। दूसरा रक्षा में, जो अपनी सिक्योरिटी लगा लो, जैसे सैनिकों पर लगा लो, बाउंड्रीज पर लगा लो, उन पर भी तो बहुत पैसा खर्च होता है। या आप ये जैसे नए नए विमान खरीदे जा रहे हैं जो आपके युद्धों में काम आते हैं वो वाले। तो रक्षा में, रख रखाव में, व्यय में, रख रखाव व्यय में, वेतन में, सैलरीज वगैरह देने में, पेंशन में, जो बुढ़ापा पेंशन है या विधवा पेंशन, तो इन सब में। उसके अलावा योजनाओं में भी काफ़ी खर्च होता है। प्रशासनिक व्यय में, जो आपके सरकारी कर्मचारी वगैरह हो गए, इनके लिए अलग घर, इनको घर प्रोवाइड किए जाते हैं, नौकर तो बहुत गाड़ियाँ दी जाती हैं, तो इन सब में खर्चा तो होता ही है। संसद व्यय में और संसद के खर्चे में, तो आपका जो राजस्व व्यय है वो इनमें खर्च होता है, और प्राप्ति यानी धन की प्राप्ति यहाँ हो रही है और धन को खर्च यहाँ पे किया जाता है। ये है राजस्व व्यय, ये है राजस्व प्राप्तियाँ। अब बात करते हैं पूंजीगत बजट की। पूंजीगत बजट भी आपका 2 टाइप का होता है। एक तो होता है पूंजीगत प्राप्ति, कि भाई हम प्राप्ति कहाँ कहाँ से हो रही है गवर्नमेंट को। दूसरा है पूंजीगत व्यय, और खर्चा कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो पूंजीगत प्राप्ति की अगर बात करें तो जो उद्योग, जो इंडस्ट्री आपकी गवर्नमेंट चलाती हैं, जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट चलाती हैं, तो उन इंडस्ट्रियों से या उनका जो सामान है, जो वस्तु है, उनको बेचने से जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो सीधा सीधा पूंजीगत प्राप्ति में जाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट ने किसी अन्य कंट्री को पैसा दिया है ऋण पर, तो वो पैसा भी आपका किस में जाएगा, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ने जो उद्योग चलाए, जो उद्योग गवर्नमेंट चला रही है, उनसे जो उत्पादित होती है वस्तुएं, उनसे जो पैसा प्राप्त होता है वो पूंजीगत प्राप्ति में जाएगा। उसके अलावा कहीं किसी देश ने हमसे ऋण लिया हुआ है तो उसका जो ब्याज आता है तो वो पैसा भी पूंजीगत प्राप्ति में जाता है, ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति में जाता है। और उसके अलावा आपकी भविष्य निधि, दुनिया भर के फंड है, वो भी आपके पूंजीगत प्राप्ति में आते हैं। अब ये वाला पैसा यहाँ पर जो खर्च कहाँ पर होगा, पूंजीगत व्यय कहाँ पर होगा। मान लो देश में कभी पैसा ऋण ले रखा हो, तो हमने जो ऋण लिया है, जो उधार पैसा लिया है, उसका ब्याज चुकाने में पूंजीगत व्यय होता है, पूंजीगत खर्चा होता है। उसके अलावा और कहाँ होता है, कोई और अन्य कंट्री है वो हमसे पैसा मांग रही है, तो आपका ऋण वितरण में कोई अन्य कंट्री पैसा मांग रही है तो उसको पैसा देंगे तो हमारा पूंजीगत व्यय से जाएगा। तो ये थे आपका राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, कि हमें कहाँ से राजस्व प्राप्ति हो रही है, कहाँ से खर्चा हुआ, फिर कहाँ आपकी पूंजीगत प्राप्ति है और कहाँ पूंजीगत खर्चा है। राजस्व प्राप्ति अगर हम बात करें तो वो क्या है, वे सरकारी प्राप्तियाँ, डेफिनेशंस की बात करें, लिखनी हो तो लिख लो, वे सरकारी प्राप्तियाँ जिनकी उत्पत्ति के लिए सरकार को अपनी सार्वजनिक संपत्ति ना बेचनी पड़े, वो होती है राजस्व प्राप्ति। यानी वो पैसा जिसको लेने के लिए सरकार को अपनी सार्वजनिक, यानी जो पब्लिक सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो ना बेचनी पड़े गवर्नमेंट को, तो और न ही कोई सार्वजनिक देयता देनी पड़े, यानी कोई उधार देना पड़े, तो वो होती है राजस्व प्राप्तियाँ, ठीक है। या कोई ब्याज ना देना पड़े और पैसा मिल जाए, तो वो होती है आपकी राजस्व प्राप्तियाँ। इसमें आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता पैसे के लिए, पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। एक तरह से ऐसे समझो, जैसे कोई लैंड का पार्ट है, हमने उस पर फसल उगा दी, फसल उग गई, ठीक है, वो हमें क्या दे रही है, फसल दे रही है, फसल देती है, और फसल हमें बाद में क्या देगी, फसल से हमें क्या मिलते हैं, रेट मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ज़मीन तो नहीं बेचते ना, ये तो नहीं है ना, फिर हम उसमें दूसरी फसल उगा देते हैं, यानी ये तो नहीं हमने ज़मीन ही बेच दी हो, तो ये वाला सिस्टम होता है। इसमें हम प्रॉपर्टी जो होती है, सार्वजनिक संपत्ति जो होती है, वो नहीं बेचनी पड़ती गवर्नमेंट को, याद रखना, वो होती है हमारी राजस्व प्राप्तियाँ।
खर्चा तो आप समझ ही गए होंगे। तो पेंशन में तो हमें राजस्व प्राप्ति क्या होती हैं, वे प्राप्तियां जो जिन्हें सरकार के लिए या जिन्हें प्राप्त करने के लिए सरकार को जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है वो ना बेचनी पड़े, वो होती है आपकी राजस्व प्राप्तियां। अब अगली बात करें, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है। खर्चा तो आप समझ ही जाते हो, सीधा सीधा वही रक्षा पे खर्च हो गया, पेंशन पे खर्च हो गया, वेतन पे खर्च हो गया, प्रशासनिक व्यवस्था में खर्च हो गया, संसद पे खर्च हो गया। अब पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, अगर डेफिनेशन की बात करें, वे प्राप्तियां जिनकी उत्पत्ति के लिए या तो सार्वजनिक संपत्ति बेचनी पड़े या कोई सार्वजनिक देयता देनी पड़े। ठीक है, जैसे देखो मैंने बताया ना, कोई उद्योग लगाया तो वस्तु बनी, तो वस्तु को क्या करा, बेचा, यानी सार्वजनिक संपत्ति क्या करी, बेची। या तो कोई सार्वजनिक संपत्ति बेचनी पड़े या फिर कोई उधार लेना पड़े, तब ये प्राप्तियां होती हैं पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, तो ये थी आपकी पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट हमारा आता है सरकार के खर्चे, सरकार के व्यय, कि सरकार कहाँ कहाँ पर पैसे को खर्च करती है। जो सरकार के व्यय हैं बात करें तो वो दो प्रकार से होते हैं भाई। एक तो होता है योजनागत व्यय, ठीक है, एक होता है योजनागत व्यय, दूसरा होता है गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय। क्या योजनागत क्या होगा, सिंपली ये नाम से ही समझ रहे होगे ना, जो पूरी प्लानिंग के साथ जो खर्चा किया जाए। गैर योजनागत व्यय जिसमें भाई हमें कोई ब्याज देना, प्लानिंग नीति पर देना है। ठीक है, तो योजनागत व्यय की सबसे पहले बात करती हैं। जैसे आपकी गवर्नमेंट हर साल क्या बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी क्या बनाती है, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 साल के लिए योजनाएं बनती हैं जो देश के विकास के लिए। तो इन योजनाओं पर जो खर्चा होगा वो होगा आपका योजनागत व्यय। दूसरी बात है केंद्र या राज्य सरकार द्वारा लिया हुआ कोई व्यय। ठीक है, किया हुआ, या केंद्र जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने उनके लिए किया गया कोई व्यय, उनके द्वारा कोई किया गया खर्चा आपका योजनागत व्यय में आता है। क्योंकि जब दोनों ही मिलकर करते हैं ना, तो पूरी प्लानिंग के साथ ही खर्चा होता है, व्यय होता है। ये उत्पादक प्राकृतिक के व्यय हैं। ये अगर बात करें उत्पादक प्राकृतिक के व्यय हैं, मीन्स इसमें फालतू फंड का खर्चा नहीं होता। नॉर्मली जो खर्चा वही होता है जो ज़रूरी होता है, ज़रूरत के बिना वाला इसमें खर्चे की कोई बात नहीं होती। अब बात करें गैर योजनागत खर्चा, तो इसमें आपका जैसे ब्याज देना हो, कोई अदायगी देनी हो। ठीक है भाई, गवर्नमेंट को किसी कंट्री को से ऋण लिया है तो उसका ब्याज चुकाना तो पड़ेगा, ब्याज देना हो, अदायगी देनी हो, हमारी जो डिफेंस पे लगा लो, रक्षा पर लगा लो जो खर्च होता है, सब्सिडियों पर लगा लो जो खर्च होता है, सब्सिडी पर जो हमारी डिफेंस है यानी रक्षा पर जो खर्च होता है, व्यय पर जो खर्च होता है, वेतनों में जो खर्च होता है, तो ये सारे जो खर्च होते हैं गैर योजनागत खर्च होते हैं। पेंशन भी आ जाती है, वेतन भी आ जाते हैं, तो इन्हें शामिल किया जाता है गैर योजनागत खर्च। क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें कोई योजना नहीं बन रही होती, इनमें आपकी योजनाएं बनती हैं, पूरी प्लानिंग होती है कि भाई हम देश के विकास में ये करेंगे, तो इसमें पूरी योजनाएं होती है। इसमें योजना नहीं होती है, करना ही पड़ता है सरकार को, ये देने ही पड़ते हैं। रक्षा पर खर्च करना ही पड़ता है, सब्सिडी पर भी होती हैं, वेतन पे भी होता है, पेंशन भी देनी पड़ती है लोगों को। ठीक है, ब्याज भी देना पड़ता है अगर कहीं से ऋण पैसा उधार लिया हो तो। श्री रंगराजन समिति आई थी भाई, श्री रंगराजन समिति के आधार पर श्री रंगराजन समिति आई थी। इस समिति के बेस पर क्या किया था, सरकार ने इस व्यय के इस वर्गीकरण को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो अब ये वर्गीकरण समाप्त हो चुका है। कौन सी समिति के आधार पर, श्री रंगराजन समिति के आधार पर। अब आपका जो व्यय आता है वो कैसे आता है, तो योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी समिति के आधार पर योजनागत और गैर योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया है, तो वो है आपकी श्री रंगराजन समिति। नेक्स्ट आता है हमारा
अब जो आपके व्यय आते हैं विकासात्मक व्यय, नाम से ही पता चल रहा है, यानी जो भारत देश यानी देश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो व्यय या जो खर्चा किया जाता है वो इसमें शामिल होता है। सीधी सी बात है, देश का विकास कैसे होगा? कारखाने बनेंगे, सड़कें बनेंगी, बांध बनेंगे, पुल बनेंगे, ठीक है, रेलवे से रिलेटेड काम होंगे जो देश के विकास में सहायक हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे रेलें बनेंगी भाई, सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, कारखाने आएंगे, तो जो हमारे देश के डेवलपमेंट में यानी विकास में सहायता करेंगे, तो इस पे जो खर्चा होगा वो आपका खर्चा होता है विकासात्मक व्यय। नेक्स्ट आता है गैर विकासात्मक व्यय। गैर विकासात्मक व्यय, गैर विकासात्मक व्यय यानी क्या? इसमें आपके आते हैं वही जो गैर योजना में आते थे, वेतन, पेंशन, ब्याज, व्यय और अन्य व्यय जो भी लगा लो, ठीक है। वही आपका रक्षा, अदायगी, यानी गैर योजना वाला जो पार्ट था वो अब इसमें आ गया पूरा का पूरा गैर विकासात्मक व्यय में। इसमें आप देखोगे तो डेवलपमेंट में, देश के डेवलपमेंट में इसका कोई भी सहयोग नहीं होता, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? गैर विकासात्मक खर्चा या गैर विकासात्मक व्यय। अब आपकी ये है व्यय की टेबल, विकासात्मक व्यय, डेवलपमेंट और अनडेवलपमेंट, ठीक है। अब जो योजनागत जो खर्चा था हमारा, जो विकासात्मक खर्चा है, उसका कार्य कौन करता है? जो विकासात्मक खर्चे की बात करें तो इसका कार्य भाई, इस खर्च का कार्य पहले देखता था योजना आयोग। पहले कौन देखता था? योजना आयोग, ठीक है। योजना खर्चे का लगा लो, विकासात्मक व्यय लगा लो या योजना व्यय लगा लो। योजना व्यय, इसमें कितना खर्च होना है, कितना नहीं होना है, इसे अब कौन देखता है? पहले देखता था, पहले कौन देखता था? योजना आयोग। योजना आयोग, ठीक है। जो विकासात्मक यानी देश के डेवलपमेंट में जो खर्चा होगा उसे पहले कौन सा आयोग देखता था? योजना आयोग। बट अब कौन सा देखता है? नीति आयोग नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय। देखो ध्यान रखना, योजना आयोग इसका नाम बदल दिया गया था भाई, नीति आयोग बन गया। अब ये योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में आई थिंक नीति आयोग रख दिया गया था, परंतु अब नीति आयोग भी नहीं देखता इसके काम को। कौन देखता है? वित्त मंत्रालय। यानी इस पर पूरी नज़र किसकी होती है? वित्त मंत्रालय की नज़र होती है भाई। जो हमारा बजट भी बनाता है उसी की ही वित्त मंत्रालय नज़र रखता है विकासात्मक व्यय पर। समझ गए ना? योजना के जो खर्चे, योजना पर कितना खर्च होना है, इसको पहले योजना आयोग देखता था, जिसका बदल दिया गया था नाम, नीति आयोग नाम रखा गया था। अब नीति आयोग नहीं देखता, अब वित्त मंत्रालय देखता है, याद रखना। अब हम पढ़ेंगे सरकारी घाटे। अब ये तो हमें प्राप्त हुआ और हमने खर्च कर लिया। अब कई बार होता है ना कि सरकार घाटे में जा रही है। सरकारी घाटे कैसे होते हैं? सरकारी घाटे क्यों नौबत आती है हमें? जब अन्य कंट्री से ऋण लेना पड़े, पैसा लेना पड़े, जब हम अन्य कंट्री से ऋण लेते हैं, पैसा लेते हैं उधार पर, ब्याज पर, तो वही तो होता है हमारा सरकारी घाटा, ठीक है। तो सरकारी घाटे की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा? इसमें भाई आपकी आय तो कम होगी, यानी सरकार को जो पैसा मिल रहा है वो कम और खर्चा ज़्यादा होता है, तभी तो होगा ना घाटा। नॉर्मली घाटा तभी तो होता है जब हमारी इनकम कम हो और हम खर्च ज़्यादा करें, तभी तो हमें घाटा होता है, फिर हमारे पास पैसे नहीं बचते ना। इसमें आपका सबसे पहला आता है राजकोषीय घाटा। क्या आता है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, जो राजकोषीय घाटा है क्या होगा इसमें? इसे पेश कौन करता है? राजकोषीय घाटा को वित्त मंत्री। जैसे आपका जो बजट पेश करता है, बजट प्रस्तुत करता है, वही वित्त मंत्री राजकोषीय घाटा भी बताता है। राजकोषीय घाटा भाई हमें इतना हुआ है ऐसे बताएगा। सिंपल है, वही फार्मूला आएगा, कुल व्यय यानी जो खर्चा है उस खर्चे में से कुल प्राप्ति घटा दें। हमारे पास मान लो 100 रुपये है, कुल प्राप्ति 100 रुपये है, कुल खर्चा 120 रुपये का है, तो ये घटा दिया, जो 20 बचा वो क्या हमारा क्या होगा? राजकोषीय घाटा, ठीक है। यानी इस जो आपका ये व्यय है, व्यय में आपकी दोनों व्यय आ जाएंगे, राजस्व व्यय भी प्लस पूंजीगत व्यय भी, इसमें ये दोनों इंक्लूड होंगे, ये दोनों आपको पता ही है। और कुल प्राप्ति में भी आपकी राजस्व प्राप्ति भी आ जाती है प्लस पूंजीगत प्राप्ति भी आ जाती हैं, ठीक है। तो दोनों प्राप्ति यहाँ पे, दोनों व्यय यहाँ पे। जब व्यय ज़्यादा हो, खर्चा ज़्यादा हो तो राजकोषीय घाटा होता है। क्या होता है? राजकोषीय घाटा। अब नेक्स्ट आता है इसमें राजस्व घाटा। राजस्व घाटा बिल्कुल सिंपल है, ये कुछ नहीं है इसमें।
राजस्व घाटा, सिंपल सी बात है, जब हमें राजस्व व्यय, जब हमारा राजस्व व्यय ज़्यादा हो और राजस्व जो प्राप्तियां हैं वो कम हो, राजस्व प्राप्तियां कम हो तो आपका जो घाटा होगा वो होगा राजस्व घाटा। राजस्व व्यय ज़्यादा और राजस्व प्राप्तियां कम हो तो इसमें से जो घटाएंगे वो निकल आएगा हमारा राजस्व घाटा। नेक्स्ट आता है पूंजीगत घाटा। पूंजीगत घाटा, पूंजीगत घाटा भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा। पूंजीगत जो व्यय है वो ज़्यादा हो, फिर उसमें से हम घटाएंगे पूंजीगत प्राप्ति, तो जो हमारा आएगा वो होगा हमारा पूंजीगत घाटा। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट आता है हमारा बजट घाटा, कि बजट घाटे में गया भाई आपकी बार, वो कैसे आता है बजट घाटा। बजट घाटे में क्या होगा, बजट घाटा तो सारा का सारा जितना का जितना खर्चा उनको सबको मिला दो, राजस्व को, पूंजीगत को, राजकोषीय को, प्राथमिक को, सबको। कुल व्यय में से जब कुल प्राप्तियां घटा दी जाती हैं तो वो आता है हमारा बजट घाटा। कुल व्यय में से सारे खर्चे मिलाकर उनको जोड़ दो, कुल प्राप्तियों को जोड़ लो, जब उन दोनों को घटा दिया जाता है तो आता है बजट घाटा। बाजार से उधार और अन्य देयता तो को भी इसमें शामिल किया जाता है। बाजार से कोई उधार ले रखी है, ठीक है, मार्केट से पैसा उठाया होगा, ठीक है, और अन्य भी जो हमें शुल्क देने हैं या ऋण देना तो उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। बजट घाटे को पूरा कैसे करें भाई, अब हमने घाटा तो हो गया बजट, हमारे पास पैसा नहीं है, फिर हमें पैसा तो देना है, तो किससे कैसे पूरा कर सकते हैं हम बजट घाटे को। आरबीआई से पैसा लोन पर लेकर, आरबीआई बैंकों का बैंक, आरबीआई से गवर्नमेंट पैसा लेकर, ठीक है, पैसा लेकर ऐसे ही थोड़ी ना देगा, ये पैसा ब्याज पर देगा ये भी। तो आरबीआई से पैसा लेकर या उधार लेकर, या आरबीआई के पास हमारा पैसा पड़ा हो, मान लो आरबीआई के पास, मान लो भाई इस महीने हमारा ज़्यादा खर्चा हो गया, हमारा नॉर्मली जो कमाई है 20,000 रुपये महीना है, बट हमने 30,000 रुपये खर्च कर लिए, तो 10,000 हमें किसी के देने हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने बैंक में से जाके, अगर बैंक में आपके पास जमा है तो उसको निकलवाओगे ना। तो आरबीआई के पास भी जो बैलेंस पड़ा हुआ होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का, या फिर उसमें से पैसा निकाल कर बजट घाटे को पूरा किया जाता है। समझ गए ना। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा और बजट घाटा, फिर उसको पूरा कैसे करें। तो ये था आपका सरकारी घाटा। इसमें एक और घाटा आता है प्राथमिक घाटा, जो मैंने अभी नाम भी लिया था, प्राथमिक घाटा। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा कैसे निकालते हैं भाई। जो प्राथमिक घाटा आपका, जो राजकोषीय घाटा हुआ था, जो राजकोषीय घाटा हुआ था, राजकोषीय घाटा, जो राजकोषीय घाटा था हमारा, उसमें से अगर ब्याज के भुगतान को घटा दें, ब्याज का भुगतान, ठीक है, जो राशि ब्याज का भुगतान किया, ब्याज को इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर हमने जो भी पैसा लिया हुआ है उसका जो ब्याज दिया है उसको अगर घटा दें तो हमारा आता है प्राथमिक घाटा। राजकोषीय जो घाटा है उसमें से अगर हम ब्याज की राशि घटा दें, जो हम ब्याज भर रहे हैं, गवर्नमेंट भर रही है, उसको घटा दें तो आपका निकलेगा प्राथमिक घाटा। यह इंटरनेशनल लेवल पर घाटे को मापने हेतु लोकप्रिय है। ये जो प्राथमिक घाटा है इंटरनेशनल लेवल पर जो घाटे होते हैं उनको मापने की लोकप्रिय विधि माना गया है इसे, प्राथमिक घाटे को। ठीक है, तो ये था प्राथमिक घाटा। भारत में राजकोषीय घाटे की अवधारणा कब आई थी भाई? 1 अप्रैल 1997 से स्टार्ट हुई थी। 1 अप्रैल 1997 से भारत में राजकोषीय घाटे की अवधारणा शुरू हुई थी। राजकोषीय घाटे की अवधारणा शुरू हुई थी, याद रखना। राजकोषीय घाटे को मापना यानी उसको कैसे क्या किया जाए, कैसे घाटा निकालें, तो 1 अप्रैल 1997 से इसे लागू किया गया था। और किस समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था? चक्रवर्ती समिति के आधार पर, चक्रवर्ती समिति के सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। किसे? राजकोषीय घाटे की अवधारणा को। याद रखना, राजकोषीय घाटे की अवधारणा चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पर रखी गई थी। अब घाटे को पूरा करना है तो कैसे कैसे करेंगे? ये तो आरबीआई का तो सिंपल था भाई, आरबीआई किसे ले लिया या आरबीआई के पास हमारा जो पैसा पड़ा है उसको यूज़ कर लिया। घाटे को पूरा करना है, सबसे पहले तो क्या करेंगे? ऋण लेंगे।
अगर आरबीआई भी मना कर दे घाटे को पूरा, कैसे करेंगे घाटे को पूरा? किसी के पैसे देने तो कैसे दोगे? सबसे पहले मान लो ऋण लेंगे किसी विदेशियों से या विदेशी जो देश हैं उनसे, अन्य देशों से ऋण लेंगे, ठीक है। विदेशी सहायता लेंगे बड़े लेवल पर, जैसे वर्ल्ड बैंक है आपका, IMF है, ये भी तो ऋण मुहैया कराते हैं, ये भी तो उधार देते हैं ना पैसा। नई मुद्रा छाप कर भी हम घाटे को पूरा कर सकते हैं। हम RBI को बोले भाई ज़्यादा घने पैसे छपवा दो और हमें दे दो, हम अपना घाटा कम करना चाहते हैं, ठीक है। बट है ना, इससे क्या होता है, आपकी गरीबी बढ़ती है। जितने ज़्यादा पैसा मार्केट में आता है, जितना ज़्यादा पैसा लोगों के पास होगा, वो उतना ही ज़्यादा खर्च करेंगे, उतनी ही ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे। फिर उन्हें आदि को जब पैसे की ज़्यादा हो जाता है तो वैल्यू भी नहीं होती ना। इससे हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक्स जो है वो थरथरा जाती है, वो डूब जाएगी। इसीलिए जितना कम पैसा छपेगा उतनी इकोनॉमिक्स बेटर होती है। तीसरा कारण है, हम कर बढ़ा सकते हैं भाई, ठीक है। गवर्नमेंट कर बढ़ा सकती है, टैक्सेस पर बढ़ा सकती है, जिससे जो अमीर लोग हैं जो टैक्स भी भरते हैं तो ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट के पास आएगा, तो अपना घाटा अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सुशासन द्वारा भाई जो ये घोटाले होते हैं, जो घपले होते हैं, उनको रोककर भी तो घाटों को पूरा किया जा सकता है। कितने करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए का घोटाले होते हैं, तो उनको भी तो ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है राजकोषीय घाटा कम होने के कारण क्या हुआ या क्या होगा। अगर हमारा जो राजकोषीय घाटा कम हो जाए तो हमारे देश में क्या होगा, वो चीज़ पढ़ेंगे हम। राजकोषीय घाटा कम होने के कारण क्या होगा। एक तो केंद्रीय योजनाओं की संख्या कम की गई, राजकोषीय घाटा कम होने का। नंबर 1, जो हमारी सेंट्रल लेवल पर जो भी स्कीम्स थी, जो योजनाएं थी, उन योजनाओं की संख्या को थोड़ा कम किया गया। जो फालतू की योजनाएं थी उनको ख़त्म किया गया, कम योजनाएं लाई गई, ठीक है। ऐसी योजनाएं लाई गई जो इफेक्टिव भी हो और जिससे देश में विकास भी हो। ऐसी नहीं फालतू फंड की योजना, पैसा ही खर्च हो रहा है, बाकी उससे लोगों का कोई भला ना हो, ऐसी योजनाओं को ख़त्म कर दिया गया, उनकी संख्या कम की गई। नेक्स्ट, जो पेट्रोल और डीजल है उनकी जो कीमत निर्धारित की जाए, पेट्रोल और डीजल की कीमत, इनकी कीमत निर्धारित की जाए, ठीक है। कभी बढ़ती रहती है, कभी घटती रह जाती है, इन्हें नियंत्रण मुक्त करें। कच्चा तेल सस्ता हुआ, जो कच्चा तेल है वो भी सस्ता हुआ था इसके कम होने के कारण, कच्चा तेल सस्ता हुआ। उसके अलावा आपकी जो LPG है, जो कैरोसिन है, जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी आने से सरकार को सब्सिडी की राशि भी मिली थी, तो सरकार को सब्सिडी की राशि मिली, छूट भी मिली गवर्नमेंट को, ठीक है। तो सब्सिडी मिलती है तो क्या होता है, सबसे अधिक अगर सब्सिडी किस पे मिलती है, सबसे अधिक सब्सिडी की बात करें तो जो आपके खाद होते हैं उस पे सब्सिडी सबसे ज़्यादा मिलती है। सेकंड नंबर की बात करें उर्वरक, ये आपके खेतों में यूज़ होते हैं खाद और उर्वरक। तीसरा अगर बात करें पेट्रोलियम, तो इनमें सब्सिडी सबसे ज़्यादा दी गई थी, ठीक है। या राजकोषीय घाटे कम होने के कारण क्या हुआ था, इंटरनेशनल लेवल पर योजनाएं कम की गई, पेट्रोल और डीजल की कीमत नियंत्रण मुक्त हुई और आपके कच्चा जो तेल है वो सस्ता हुआ, सब्सिडी की राशियाँ बढ़ा दी गई। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग का बजट डिवीज़न रन प्रबंधन प्रतिमाही रिपोर्ट भी जारी करता है। अब हम बात करते हैं, ये तो थे हमारा राजकोषीय घाटा कम होगा तब उसके क्या परिणाम होंगे। अब हम पढ़ेंगे अगर हमारा राजकोषीय घाटा अधिक हो तो उसके क्या परिणाम होंगे भाई। राजकोषीय घाटा हमें घाटा अधिक होगा तो क्या परिणाम होंगे, घाटा अधिक। कम होने के परिणाम तो हमने देख लिए, राजकोषीय घाटा अधिक होने के क्या दुष्परिणाम है, अच्छे परिणाम तो नहीं है ना, दुष्परिणाम है। तो आपकी सबसे पहले तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो ब्याज दरें बढ़ेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा, बैंकों में पैसा नहीं होगा और आप पैसा लेने जाओगे तो जो बैंकों के पास थोड़ा बहुत पैसा वो उसे ऊंची दर पर देगा, क्योंकि थोड़ा ही है ना, ज़्यादा हो तो वो नॉर्मल दर पर दे, बट हाई रेट पे देगा फिर वो आपको। नेक्स्ट, कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
यानी जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब स्कीम्स में पैसा ही नहीं होगा तो वो काम कैसे करेंगी? तो क्योंकि सरकार भविष्य में अधिक धन भी खर्च करने से बचेगी और इन फ्यूचर सरकार क्या करेगी, नई नई योजनाएं भी नहीं बनाएगी। एक तरफ से ना हमारे देश का क्या होगा, विकास रुक सा जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का दबाव बढ़ सकता है। जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे आपकी वर्ल्ड बैंक, जैसे IMF, तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पर जो वित्तीय संस्थाएं हैं, ये भी हमें परेशान करेगी। ठीक है कि भाई इनका दबाव बढ़ेगा कि देश में पैसा लाओ, तुम हमसे ले लो पैसा, ये कर लो। तो ये चीज़ें भी, ये भी अपना दबाव डाल सकती हैं। चौथा क्या होगा, हमारे यहाँ स्कीम्स बंद हो जाएंगी, विकास रुक जाएगा, तो बेरोजगारी भी तो बढ़ेगी। तो क्या होगा, बेरोजगारी भी तो बढ़ेगी, तो बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ सकती है। तो ये है हमारे राजकोषीय घाटा अधिक होने के कारण क्या क्या होगा। ठीक है, कम होने के कारण क्या होगा, वो भी सिंपल थे। और घाटा अधिक होगा तो क्या होगी, ब्याज दरें बढ़ेंगी, ऊंची दरों पर आपको पैसा मिलेगा बैंक से, कल्याण रुक जाएगा, स्कीम्स रुक जाएंगी, योजनाएं रुक जाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं अपना दबाव बना सकती हैं, बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ सकती है। तो भाई ये था हमारा राजकोषीय घाटा, सरकारी घाटा, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, संचित निधि, आकस्मिक निधि और आपकी लोक लेखा समिति। टॉपिक ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में से पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से केयरफुल होकर इसको पढ़ना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। इन फ्यूचर अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए और आप अपने टॉपिक्स ऐसे ही कवर अप करना चाहते हो तो ठीक है। तो भाई थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगेन दोबारा आते रहना मेरे चैनल पर, विजिट करते रहना और वीडियोस देखते रहना। ओके, हैव ए नाइस डे।